कारगिल के युद्ध में 527 फौजियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश ने पताका फहराई थी पाकिस्तान की सीमा पर, चोटियों पर, कारगिल की पहाड़ियों में। भिवानी के 11 वीर शहीद हुए थे और साथ लगते राजस्थान के सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, झुंझुनू के 18 वीर उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। एक शख्स ऐसा है जिसने कारगिल के युद्ध को नज़दीक से देखा था, यानी कारगिल के युद्ध में मुख्य सूत्रधार था। 16 ग्रेनेड में फौजी अशोक कारगिल के नाम से विख्यात है। अशोक हमारे साथ हैं। लड़ाई कारगिल की ज़रूर लड़ी, फतेह भी की, लेकिन अब अशोक इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। वजह आखिर क्या है, अशोक से जानेंगे। अशोक मेरे साथ हैं, गुहार भी लगाई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं माना जाएगा कि इतना बड़ा कदम अगर कोई उठाता है फौजी, तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन वजह क्या है अशोक जी? आपने जो है हाथ में ख़त है और ख़त को लेकर के आपने इसको जो है मेल भी किया, कई जगहों पर हमारे पास भी ये ख़त आया है। ये ख़त ज़रूर एक बार दिखाना चाहेंगे। आप देख पाएंगे महामहिम राष्ट्रपति को ख़त लिखा गया है, देश के रक्षा मंत्री को लिखा गया है, मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया है, सेनाध्यक्ष को भी ये ख़त लिखा गया है, सरकार के पास जो है ये ख़त भेजा गया है, बाकायदा जो है प्रधानमंत्री को भी लिखा गया है। अशोक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जो है क्या कहेंगे, क्या वजह क्या है, आप इतने हताश निराश क्यों हैं? वो अशोक जिसको हमने लगातार देखा था, लगातार कवर करते आ रहे हैं कि अशोक काफ़ी खुश मिजाज हैं, बावजूद इसके वो शिकन नहीं देखी गई थी। अब ये इच्छा मृत्यु की मांग आपके द्वारा की जा रही है, आपको नहीं लगता ये तो कायर लोग करते हैं? क्यों आप इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? देखिए सर, आज हमारा देश कारगिल विजय रजत जयंती मना रहा है। 25 साल हो गए और आज से 25 साल पहले 26 जुलाई को जो अंतिम और निर्णायक जो झंडा था, बम गोलियों से जख्मी होने के बाद मैंने ही फहराया था और मेरा नाम बड़े अवार्ड के लिए भी गया था। वो अलग बात है कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं गया, नहीं मिला। उसके बाद मेरा आर्मी के हॉस्पिटलों में लंबा और अच्छा इलाज चला और 2001 में मेरे को सेवानिवृत्त कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना था तू कभी जीवन में चलेगा नहीं। मैंने योग, प्राणायाम, मेडिटेशन किया, मैं चलने फिरने लगा। मुझे लगा चलो मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लेता हूँ। तो मैंने सिस्टम में चपड़ासी से लेके तहसीलदार तक के सब टेस्ट क्लियर किए, हर जगह मैंने टेस्ट पास कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार सिस्टम में बहुत ज़्यादा था, जॉब नहीं मिली। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद वहाँ पेंशन आती है, गुजारा हो जाएगा। फिर मैंने अपनी जो खेती बाड़ी थी उसको संभालना शुरू किया। तो गुड़गांव ज़िले में फरगनगर तहसील में डुम्मा गांव है, अभी उसका नाम हरिनगर होगा। तो वहाँ हमारी पुश्तैनी भूमि थे। दादा वहीं से थे? हाँ, मेरे दादाजी उस भूमि को कुछ लिखित कंडीशनों पे किसी व्यक्ति को देकर आ गए थे और दादाजी के भाई सेना में चले गए और मेरे पिताजी, चाचा था, वो सब फौज में चले गए और हम भी फौज में चले। हमारा इतिहास हमेशा डिफेंस के साथ रहा, हम चले गए। तो मैंने अपनी ज़मीनों को संभालना शुरू किया और प्रशासन से गुहार लगाई। तो 2003 में प्रशासन ने उस ज़मीन के इंतकाल हमारे नाम कर दिए। अभी कब्जा बाकी रह गया था। कितनी ज़मीन थी अशोक जी? वो 213 कनाल 8 मरले भूमि है, लगभग 26.5 एकड़ ज़मीन है वो। तो फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, की भूमि है, ज़मीन जो है खेती की है। उन्होंने क्या किया, 2003 में मेरे नाम इंतकाल आए थे। 2007 में अदम पैरवी खारिज करवा के एक बाबूराम है और वहाँ उसने उस ज़मीन पे कॉलेज वगैरह बनवा ली, कोई परमिशन नहीं, कोई शेलियो नहीं। और मैंने जब ये इसकी जो दरख्वास्त थी सबसे पहले 2006 में राष्ट्रपति महोदय को लगाई। वो ज़मीन उनके पास कैसे गई है वो पता नहीं, ये प्रशासन, ये जांच का विषय, बहुत बड़ी जांच का विषय है। मालिक आज भी हमें इंतकाल हमारे नाम आ चुके हैं। तो वो जो जिसको हम देख आए थे वो तो छोड़ के चला गया और इस पर भूमाफिया बैठे। तो वो 2006 में आपने बताया? हाँ, वो एप्लीकेशन लगाई। तो उसके बाद में तो मेरे ऊपर मुसीबतों का पाट टूट पड़ा। तो एक बार पुलिस मेरे घर में आई, मेरे को घर से उठा लिया। उन्होंने आपका बाइक वारदात में था। मेरा बाइक उस टाइम पे रेलवे स्टेशन पे था, भाई रेलवे में है। तो स्टेशन वाले ने बताया नहीं ये तो यहाँ था। उसके बावजूद भी पुलिस ने, इस भिवानी पुलिस ने मेरे को रिक्शा में बैठाया, जैसे फिल्मों में जुलूस निकालते हैं ना, सिटी थाने तक ऐसे लेके गए। मैं बोला तुम मेरे को मुजरिम साबित करना, छोड़ना मत। फिर उन्होंने क्या किया, शाम को बोले हमने जांच कर ली, आप नहीं थे और कोई था, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन एक सैनिक के लिए इस तरह जलील करना, उसकी बेइज्जती करना, फिर भी मैं चलो सिस्टम है हमारा, कोई नहीं।
उसके बाद में भी कई बार ऐसा हुआ, मेरे को महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा। हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे को, हुड्डा सरकार ने बस पास फ्री बना के दिए थे। एक बार मैं यात्रा कर रहा था, मेरे को वहाँ रोक दिया बस स्टैंड पे, बोला आप नहीं जा सकते। फिर मैंने उसकी वहाँ टीएम और जीएम को शिकायत करी, उन्होंने लिखित में मेरे से माफ़ी मांगी, लेटर, मतलब भविष्य में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में भी एक बार मैं, बारिश का मौसम था, मेरे को फ्लाइंग ने वो पास होने के बाद भी तिगड़ाना मोड़ पर नीचे उतार दिया धक्के दे के। तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर मान लो ये कोई करवा रहा था तब भी गलत है, और अगर ये वैसे कुदरती हुआ है, अगर सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है तब भी गलत है। तो उस ज़मीन की मैं लड़ाई लड़ता रहा, पत्र लिखता रहा, बार बार पुलिस में, थानों में जाता रहा, तारीखें पढ़ती रही। अब जाके 2019 में रजिस्ट्रार ने एक आदेश पारित कर दिया, वो जो भूमाफिया ज़मीन में ख़रीद फरोख्त कर रहे थे अवैध, उस पर रोक लगा दी। बोला भाई ये मालिक ये हैं, आप तो खाली कब्जेदारी है, आप नहीं इसको बेच सकते, ख़रीद सकते। तो उसने क्या किया कि वो उस आदेश के खिलाफ वहाँ डीसी अमित खत्री की अदालत में गया। अमित खत्री ने भी मेरे दादा मुंशी मेहताब को कुछ तारीखों के बाद में मालिक माना, और जो भूमाफिया अवैध खरीद फरोख्त इस पर रोक जारी रखी। तो उसके बाद में वो आगे ना तो हाई कोर्ट में गए, ना कुछ कहीं भी नहीं गए। उन्होंने क्या किया कि एक लोक अदालत में उस आदेश के जो प्रशासन ने लगाई थी, 2 एसडीएम 2 डीसीओ ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। उस जो प्रशासन ने वो लगाई थी, तो उस फैसले के खिलाफ लोक अदालत में सिविल जज मुकेश कुमार के उससे एक फ़ैसला करवा लेते हैं, और वो एक फ़ैसला देता है कि भाई इनकी ये जो थी पहले की तरह इंतकाल किए जाएं। तो उसके बाद में जो प्रशासन के पास जाता है, रेवेन्यू विभाग के पास, रेवेन्यू विभाग मना कर देता है, बोला भाई हम ये नहीं कर सकते, ये ज़मीन जो बंदा कारगिल में लड़ा है उनके परिवार की है और आप इलीगल कर रहे हो। वो बोलते हैं कि ये लोक अदालत का फैसला है, वो मना कर देता है। तो वो फिर क्या करता है, प्रशासन के खिलाफ वहाँ सिविल कोर्ट में जाता है, और सिविल कोर्ट में वही जज मुकेश कुमार जिसने लोक अदालत में फैसला दिया था बैठा होता है। तो मेरे अंकल को पता चलता है, हम भी एक एप्लीकेशन लगा देते हैं, सर ये आपको गुमराह कर रहे हैं और ये असली मालिक नहीं, असली मालिक तो हम हैं। तो वो क्या करता है, एप्लीकेशन पे 5-7 तारीख देता है, 1 तारीख देता है 19 तारीख। मेरा अंकल जाता है तो बोलता है तुम एक्सपर्टी हो गए। फिर हम फाइल निकलवाते, कटिंग मिलती है, फिर हमारे को और 1 तारीख देता है। उसके बाद में मैं, मेरा भाई उसमें लगा देते हैं, उसको मेरे अंकल को तो एक्सपर्टी कर देता। कुछ तारीखों के बाद में हमारे को भी वो डिसमिस कर देता है। फिर मैं, मेरी ताई और भाई है मेरा एक दिव्यांग, उसके नाम से लगा दी। तो अब उस जज की तो वहाँ से बदली हो गई। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम देश के लिए लड़ते हैं, कोई भी है, चाहे शहीद परिवार से, चाहे शहादत से, ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। हर ये दूसरे तीसरे फौजी की समस्या है, क्योंकि फौजी फौज में जाता है और पीछे से कहीं ना कहीं भूमाफिया या तो कब्जा करता है, इस तरह की आपकी बात है, या कहीं ना कोई आपकी ज़मीन कोई संभालने वाला नहीं है। बाप दादा जो सारे फौज में थे। अच्छा, आपके पिताजी भी 71 की लड़ाई में गए थे? मेरे पिताजी भी 71 की लड़ाई में डिसेबल्ड होकर आए थे, और 89 में मैं छोटा था, उनका स्वर्गवास हो गया था। मेरे जो चाचे ताऊ थे उन्होंने भी 71-65 की जंग। अच्छा, उनकी शहादत के बाद आपने 4 साल बाद फौज ज्वाइन की थी? हाँ, मैंने पिताजी की, वो लंबे बीमार भी चले थे क्योंकि वो डिसेबल्ड होकर आए थे, तो मैंने 93 में ज्वाइन कर ली थी। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है केस का, जो आपका केस चल रहा है? स्टेटस यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो माननीय CGI साहब है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, फौजियों को लेकर बड़े ही पॉजिटिव में बड़े अच्छे बयान आते हैं, और वो गंभीर भी हैं। लेकिन लोकतंत्र में अगर हम देखें तो आखिरी उम्मीद हमारे क्यों न्यायपालिका पर होती है, और न्यायपालिका में जिस तरह का जो मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरे को सुना नहीं जा रहा, इग्नोर किया जा रहा है, तो इसलिए कहाँ जाऊँ मैं, बताओ। सरकारी अधिकारियों से कभी आप मिले? जिला प्रशासन से आपने गुरुग्राम में बात की, भिवानी में बात की किसी से? हाँ, मैं देखिए मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे, मीडिया में मेरी आवाज़ उठती रही। कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रशासन से भी मिला हूँ, मीडिया में भी आवाज़ उठती रही है, ये जगह जगह। लेकिन क्या है कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि भूमाफिया हैं बहुत ताकतवर है और प्रभावशाली हैं, और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, कोई एक्शन भी नहीं हो रहा।
तो इसलिए देखिए फौजी हूँ, सीखा है आखिरी सांस, आखिरी खून का कतरा तब तक लड़ना सीखा है। लेकिन मैं इस पत्र के माध्यम से इस सोई हुई सरकार को, इस सोई हुई प्रशासन को और जो व्यवस्था में भ्रष्ट लोग बैठे हैं उनको जगाना चाहता हूँ। क्या आपने खत में क्या लिखा है? ये पत्र जो है ज़रा एक बार बताएंगे? आपने इस पत्र में एक बात तो समझ में आई, आपने इसमें जो है इच्छा मृत्यु की इजाज़त देने की मांग की है कि 26 जुलाई को आपको जो इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए, कारगिल वॉर के जब 25 साल होंगे रजत जयंती पर जो है। ऐसा क्यों है? उस दिन तो झंडा फहराया जाना चाहिए, उस दिन तो जो है ऐसा था सर, कारगिल युद्ध में जैसा मैंने बताया बम गोलियों से जख्मी होने के बाद में टाइगर हिल से आगे 5363 सैडल रिज पर अंतिम और निर्णायक युद्ध में 26 जुलाई को वो झंडा मैंने ही फहराया था बम गोलियों से, और 36 घंटे अकेला लड़ा था और 500 पाकिस्तानियों से मुकाबला किया था। अच्छा, कितने जो दुश्मन थे उनको मार गिराया था आपने? सर वो 500 थे और हम 30 थे, और मेरे 6 साथी मेरे शहीद हुए थे, तो वो बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। तो ये गिनती तो मैं करके नहीं बता सकता। 2 दर्जन थे आप, 24 लोग थे, 24 फौजियों ने जो है 500 का मुकाबला 500 का मुकाबला किया था। उनको पीछे कर दिया था? पीछे नहीं कर दिया था, उनको फाड़ दिया था बम गोलियों से, और उसके बाद में जो बचे थे वो भाग गए थे। लेकिन बावजूद इसके इस व्यवस्था से आप घुटने टेक रहे हैं। आपने तो उस दौर में, उस युद्ध में जब लोग हार सी मान गए थे, उस वक्त जो है तमाम आपके साथी शहादत पर शहीद हो गए थे, कई जख्मी थे, कुछ बाद में जो है शहीद हुए थे। उस दौर में आपने तो पताका फहराई थी, और आज आप जो है इस तरह की मांग कर रहे हैं। मांग में बताया ना, गूंगे बहरे प्रशासन और भ्रष्ट लोगों को जगाना चाह रहा हूँ, उनको सुनाना चाह रहा हूँ ताकि इनके कान में बात पड़े। आज आप कारगिल रजत जयंती मना रहे 25 साल की, वो झंडा मैंने ही फहराया था, और जी वो मेरे लिए सबसे गौरव पूर्ण पल था, मेरे लिए क्या हर हिंदुस्तानी के लिए था। और आज जब ये कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि दिखावा कर रहे हैं। जब मैं इतना लड़ा हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको जगाने के लिए ये बोला कि मेरे को इच्छा मृत्यु दी जाए। आज कोई टेक्निकल कोई दिक्कत तो नहीं है ज़मीन में? कहीं आप केस में कोई इस तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत हो अशोक जी? आपके नाम इंतकाल था उस ज़मीन का, तो हाँ टेक्निकल दिक्कत ये है, 2003 में हमारे नाम इंतकाल आ गए थे, उन्होंने खारिज करवा के भूमाफियाओं ने वहाँ कॉलेज बना लिए और चालू कर दिए। आज 2019 में हमारा नाम फिर आ गए, लेकिन भूमाफिया तो अपना काम कर चुके हैं, कॉलेज बना चुके हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरी दादा लाई ज़मीन के विरासत के इंतकाल कराने में मेरे को ये साबित करने में 22 साल लगते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। 3 महीने में कारगिल का युद्ध जीत लिया था। 3 महीने, शायद 3 महीने से कम समय में आपने कारगिल का युद्ध जीता था, लेकिन इसको साबित करने में 21 साल ज़मीन है, ये साबित करने मेरे को 22 साल लग गए। तो मैं कब उसको खाली कराऊंगा, कब छुड़वाऊंगा? मेरी 3 पीढ़ी ऐसे निकल जाएंगी। उम्मीद है आपको कि खाली होगी वो ज़मीन? देखिए कितनी ज़मीन अभी खाली बची है? देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। जी पांडव थे ना, उन्होंने शांति से रहने के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे, और कौरवों ने वो नहीं दिए थे। तो बाद में महाभारत होता है। ठीक है, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं कानून व्यवस्था को मानने वाला हूँ, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, तुम इसका जल्दी से जल्दी जाँच करके फैसला कर दो, उसके पक्ष में कर दो, लेकिन मेरे को संतुष्ट कर दो। अगर भाई ये ज़मीन इस वजह से इनको दी जा रही, इसलिए इनका कब्जा, बस यही चाहता हूँ मैं। तो हारना तो नहीं चाहिए अशोक जी। आप जो है ना व्यवस्था के आगे घुटने टेकने की बात है कि आप इच्छा मृत्यु, तो हारना तो नहीं चाहिए अशोक जी। आप जो है ना व्यवस्था के आगे घुटने टेकने की बात है कि आप इच्छा मृत्यु किस लिए मांग रहे हैं? ये सवाल मेरे जहन में जो है, मैं भी काफ़ी भावुक हूँ। वो तमाम चीज़ें देख करके, आपकी जो कहानी मैंने सुनी, आपकी चोटें देखी है मैंने, और लगातार पिछले जो है यूँ कहिएगा कि करीबन 20-21 साल से कारगिल विजय दिवस पर हम आपसे रूबरू भी होते आए हैं, लेकिन इस बार आप मायूस हैं काफ़ी। इस तरह की मांग आपने कभी नहीं की थी। रजत जयंती पर इस तरह की मांग करना कितना लॉजिकल है? देखिए रवि जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, सरहद पर दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन यहाँ भ्रष्ट व्यवस्था में बैठे भ्रष्ट लोगों से लड़ना, भूमाफियाओं से लड़ना बहुत दुभर है। वो क्योंकि कानून से खेलते हैं, पैसे से खेलते हैं। पार्टी भले कोई भी हो राजनीतिक, क्योंकि उनके पास परिसर है, गाड़ी है, घोड़े हैं, हर पार्टी में आदमी खोज लेते हैं। तो हम फौजियों की कौन सुनेगा? और ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि मेरा अकेला है। ये हर उस जवान की आवाज़ है जो शहादत देता है, बॉर्डर पे लड़ता है। मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ, ये मेरी अकेली कहानी नहीं है। आपने कभी
सत्तासीनों से बात की, हुक्मरानों से बात की, सत्ता में कांग्रेस भी रही है, सत्ता में बीजेपी भी है, आपने किसी से इस बाबत बात की थी? कोई डेलीगेशन मिला हो, कोई गांव के लोग आप मिले हो? क्या जवाब आपको मिला था? देखिए, मैं 2009 में माननीय राहुल गांधी जी से मिला था। उन्होंने एक एक्शन लिया, एक पत्र आया प्रशासन के पास में, अति तत्काल कार्रवाई, लेकिन वह अति तत्काल कार्रवाई नहीं होती। और ये मेरे पास मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही पत्र आया हुआ है, मैं जांच करवा रहा हूँ। और ये मेरे पास बीके हरिप्रसाद का ही पत्र आया हुआ है। तो ये क्या आपको लगता है कि मैंने मिलने में या कोई लिखने में या आवाज़ उठाने में कसर छोड़ी होगी? मौजूदा सरकार से आप मिले हो, मोदी जी से मिले हो, राजनाथ जी से, जनरल वीके सिंह से आपकी मुलाकात हुई हो? देखिए, मैं सरकार में मिला तो नहीं हूँ, लेकिन लिखा मैंने हर के पास है। मैं कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, यानी तहसीलदार से लेकर राष्ट्रपति तक बार बार लिख चुका हूँ। मेरे को खुद ये ध्यान नहीं मैं तथ्यों के साथ कितने बार लिख चुका हूँ। आप गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर से कभी आपने मुलाकात की हो? क्योंकि मामला गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम प्रशासन का है, मामला अंडर ट्रायल भी है, तो आप उनसे आपने कोई बातचीत की इस बाबत की? हाँ, मैं एक बार नहीं अनेकों बार थाने में गया हूँ। हाई लेवल की मैं जांच मांग रहा हूँ। वो क्या करेंगे लास्ट में कि जो डीजीपी है और लेटर बनाएंगे, वो क्या करेगी, फर्रुखनगर थाना में आ जाएगी। फर्रुखनगर थाने के आने के बाद में वही वो लिपा पोती कर देंगे और उसको दफ्तर दाखिल कर देंगे। और बार बार यही होता है, किसी न किसी बहाने है भाई ये मामला ये फलानी जगह, ये मामला उधर है, ऐसे ही करके और वो अपना बचाव कर जाते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जो बैठा हुआ इतना प्रभावशाली आदमी है। ऐसा कौन शख्स है जो जिस शख्स जो ज़मीन की जो बात आई है, जो ज़मीन जिस पर कब्जे के आरोप लगाए हैं? वो कोई बाबू राम करके है। मैं पूरा तो उसको नहीं जानता हूँ। बाकी उसका गड़ियार स्वरूप में भी कॉलेज है, वहाँ हमारी ज़मीनों पर भी उसने करोड़ों रुपये लगा के कॉलेज खड़ा कर लिया। और हमने उसका पता किया तो उसके पास कोई परमिशन भी नहीं है, कोई शिक्षा विभाग से या टाउन प्लानिंग से या कुछ भी। वो अपने पैसे के दम पे कूद रहा है। और उस प्रभाव के कारण जितने भी है ना, शासन प्रशासन और यहाँ तक तो मैं बोलता हूँ सरकार के लोग, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, तो प्रभावित करता है वो व्यक्ति। मैं तो एक फौजी हूँ, मामूली हूँ, क्या कर सकता हूँ? क्या फिर पान सिंह तोमर की तरह करूँगा तो क्या परिणाम आएगा? कुछ नहीं आने वाला उसका। तो अभी लेकिन तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ जो है, इस फौजी की कहानी हमने सुनी है। और फौजी की कहानी से ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि अभी जो है दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन व्यवस्था से लड़ते हुए 21 साल हो चुके हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो अभी पत्र को क्या वापस नहीं लेंगे जो इच्छा मृत्यु का आपने पत्र ऐसा है, मैं पत्र पोस्ट कर चुका हूँ, रजिस्टर्ड पोस्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई जवाब आया अभी? नहीं, मैंने कल ही किया है, पोस्ट किया है। क्या उम्मीद है आपको? मैं वैसे तो पत्र तो मैं 2006 से लगातार लिख रहा हूँ, लेकिन इस तरह का पत्र तो लेकिन इस तरह का नहीं लिखा था। उससे पहले मैंने यही बोला था कि भाई आप दूध का दूध, पानी का पानी करो, जांच करो, लेकिन जांच कहाँ होनी? एक पत्र आएगा, अति तत्काल कार्रवाई होती ही नहीं। सच्चाई तो ये है जाहिर तौर पे। आखिरी पड़ाव पे है हमारी बातचीत। अभी तक जो है जितनी भी बात हुई है, जितने भी आपने पत्र व्यवहार किए थे, उनका कोई जवाब नहीं मिला था। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि ज़मीन का कम से कम ये पता हो कि वो ज़मीन आपकी है, क्योंकि कागजात आपके नाम है, इंतकाल आपके नाम हो चुका है, रजिस्ट्री नहीं है शायद आपके नाम। ज़मीन तो हमारी ही है और वो दादा लाई ज़मीन है, ये भी नहीं है कि। लेकिन सवाल ये है, मेरी दादा लाई ज़मीन को मालिका में है, वो कैसे बेची खरीदी गई? वो आप जब फौज में थे, आपके पिताजी फौज में थे, तब ये मैं बताता हूँ। जब मेरे पिताजी 71-65 का युद्ध लड़ रहे थे, तो 71 के बाद में उसकी झूठी रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू हुई है। और अब कारगिल का हमने लड़ा तो वहाँ कॉलेज वगैरह बन गए। हम देश के लिए लड़ते रहे और कुछ जो कीड़े हैं ना हमारी, हम वो माफिया, वो हमारी भूमि को खा गए। और ये सरकार प्रशासन ये सो रहा है। मैं देशवासियों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं, हर फौजी की समस्या है। आज मेरी जगह आपका भी बेटा भाई हो सकता है, इसलिए आवाज़ को उठाओ और इस सरकार को जगाओ, इस सरकार को जगाओ। और मैं क्या कहूँ, अब मेरे पास शब्द नहीं है। चलिए अशोक जी, आपकी लड़ाई में इंडिया न्यूज़ कम से कम जो ITV ग्रुप आपके साथ है, लगातार हम आपके मुद्दे को उठाते रहे। पहली मर्तबा इस तरह की बात आई है, ये लड़ाई, ये युद्ध की चर्चाएं लगातार हमने सुनी थी। एक फ़ौजी को इस तरह से हार हम शायद नहीं मानने देंगे। आपकी आंखों में जो है
गुस्सा भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो जो आंसू है ये एक फौजी की आंखों में जो है शोभा नहीं देते हैं। नहीं, आंसू नहीं है, और सेना में रह के सीखा है। आप ये तो मत सोचना कि मैं कोई कीड़े मकोड़े की तरह मर जाऊंगा। जब एक सैनिक मरता है ना, आखिरी खून आखिरी सांस तक मरता है, तो बहुत बड़ा करके ही जाऊंगा। ये मेरी बात आप ध्यान रखना। लेकिन मैं कानून को, व्यवस्था को, शासन को विश्वास करने वाला हूँ, मानने वाला हूँ। और मैं फिर अपील करता हूँ सरकार से, मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूँ। आप इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए, बस मेरी यही पुकार है। देखिए बिल्कुल इस मुद्दे को मेरी यही पुकार है। देखिए बिल्कुल इस मुद्दे को मुद्दा बड़ा गंभीर है। एक फौजी है और एक फौजी का परिवार जो है, 3 पीढ़ियां एक फौजी की, कोई कारगिल के युद्ध में, कोई बांग्लादेश के युद्ध में, 71 की लड़ाई में जाता है, वहाँ पर दिव्यांग होकर आता है, अंग भंग होते हैं। और दूसरी तरफ जो ज़मीन है, 200 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है। कितने कितने एकड़ ज़मीन है वो? अगर 213 कनाल 8 मरले ज़मीन है। यानी कितने एकड़ ज़मीन होगी? वो तकरीबन 26.5 एकड़ के करीब ज़मीन होगी। पूरी ज़मीन पर कब्जा है? पूरी ज़मीन पे देखो, 8-10 किलो में तो कॉलेज वगैरह बना लिया उसने, और ये हमारी इंतकाल खारिज करके बाद में बना। इसलिए मेरे को दुख है, इंतकाल खारिज करके उन्होंने भूमाफियाओं अपना काम कर लिया। आज हम जीत के इंतकाल में हमारे नाम आ गए, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अभी इंतकाल आपके नाम? हाँ, हमारे नाम, बिल्कुल हमारे नाम, सारी चीज़ हमारे नाम। यानी अभी तो कब्जा लेना है? वैसे कब्जा लेना है, लेकिन कब्जा लेगा कौन है? सरकार तो उसके सामने घुटने टेक रखे हैं। एक बड़ा सवाल यही है कि जो है ज़मीन के लिए 21 साल लड़ाई लड़ी, महज 2.5 महीने तक कारगिल का युद्ध चला था, और कारगिल के युद्ध में विजय पताका फहराने वाला अशोक कारगिल आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। और मजबूर इसलिए है कि जो दादा लाई ज़मीन थी, इनके दादा जो कि वो खुद फ़ौज में थे, इनके पिता फ़ौज में थे, दादा के भाई फ़ौज में थे, तमाम लोग फ़ौज में थे, इनका खुद का भाई फ़ौज में, खुद जो है नज़दीक से मौत का तांडव देखा था अशोक कारगिल ने। दुश्मनों को जो है मज़ा चखाया था, दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। बावजूद इसके अब खुद जो है व्यवस्था के आगे घुटने टेकने पर मजबूर है। खुद इच्छा मृत्यु की मांग की गई है, लेकिन हम ये चीज़ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक फ़ौजी के लिए जो है सबसे बड़ी बात ये है कि देशभक्ति का जज्बा होता है। इस तरह से जो है वो अगर व्यवस्था के आगे घुटने टेकता है तो बड़ी शर्मनाक बात होगी। बहरहाल ITV ग्रुप जो है वो अशोक के साथ है पूरी तरह से, और मुद्दे को पूरी तरह से उठाया जाएगा। और जब तक इनको इनका हक नहीं मिलता है, तब तक इनकी लड़ाई में ITV परिवार इनके साथ रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।